Dear children, last month I taught you history second lesson. Now look at the page number 18, lesson 3rd, administrative structure. History, in this history subject में look at the page number 18, administrative structure, lesson 3rd. First, you read and write important terms. नवाब देखते लिखा है नवाब होता है, उसे हिंदी बोलते हैं नवाब लिखा जा रहा है यहाँ पर. ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु एबेट द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन अरिस्टोक्रेट्स आर नवाब्स. जिन्हें नवाब्स कहा जाता था उन्हें नवाब्स कहा गया है. चार्टर एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ जैसे अपने यहाँ देश में दिल्ली पार्लियामेंट है, ऐसे इंग्लैंड में पार्लियामेंट होता है, जो वहाँ कानून पास किया जाता था वो चार्टर एक्ट कहलाता था. आफ्टर एवरी 20 ईयर्स, 20 वर्ष के लिए, एवरी 20 ईयर्स, जैसे 20 जैसे या 21 में हुआ, 20 में 21 से 40 में, ऐसे यहाँ 20 ईयर्स के, टू ग्रांट लीज टू ट्रेड टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर सर्टन कंडीशन. कुछ शर्तों के अनुसार भारत पूर्वी ईस्ट इंडिया मतलब भारत के पूर्वी हिस्सों में जहाँ इनका शासन था वहाँ व्यापार करने के लिए जो शर्तें निर्धारित की जाती थी वो चार्टर एक्ट कहलाता. द क्राउन, द स्टेट एज रिप्रेजेंटेड बाय द मोनार्च, दैट इज इंग्लैंड. कहते हैं जो ताजशाही ताज होते हैं ना, तो द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय मोनार्च. कास्टिंग बोर्ड given to decide and issue when votes for and against are equal. कास्टिंग बोर्ड होता है. रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म लॉ विच अप्लाइज टू एवरीबॉडी. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म लॉज विच अप्लाइज टू एवरीबॉडी, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लॉन्च किया जाता है, अप्लाई किया जाता है. सिद्धांत, जो नियम, वह रूल ऑफ लॉ कहलाता है. जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून लागू किया जाए वह रूल ऑफ लॉ कहलाता है. अब रूल ऑफ लॉ के अंतर इसमें लेसन में पढ़ाया जाएगा, देखेंगे. अभी आप देखें एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया. Within a short span of less than 100 years, 1767 and 1857, the British had become the master of the whole of India. 1767 to 1857, 90 वर्ष, 90 years तक. Master of whole of India. The administration of the British territories in India lay entire in the hands of East India Company. The company tried to devise suitable method to control and administer the country. The three main objectives of the British administrative policy in the India were: first, to increase the company profit from trade; second, to strengthen and maintain British hold over India; and third, to make their possession profitable to the British in all respects. अंग्रेजों के 3 मुख्य मुद्दे थे. पहला, कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना,
फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना, अंग्रेजों की शक्ति को मेंटेन रखना ओवर इंडिया, भारत में पूरे होल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में अंग्रेजों की शक्ति को मेंटेन रखना, एंड मेक पोजीशन प्रॉफिटेबल, और हर हालत में अंग्रेजों का बेनिफिट हो इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब किसी भी तरह से अंग्रेजों का हित हो, ऐसे काम करना या नियंत्रित नीतियों को अपनाना, जिससे अंग्रेज हर संभव भारत में सफल हो। ये 3 नीतियाँ थी अंग्रेजों। The commercial officials of the company comprised the earliest British administrative officials in India. The victory at the Battle of Plassey 1757 and the Battle of Buxar 1764 brought rich resources of Bengal and Bihar in the grip of the British. However, the greed of the company's officials led to its financial bankruptcy. The system of dual government in Bengal, introduced by Robert Clive, resulted in operation of the peasantry, ruin of the Jimidars, and overall decline in agriculture production, industry, and trade. The devastating famine of the Bengal in 1770 added to the woes of its people. The company suffered severe financial losses, while its officials amassed huge profit and wealth. These corrupt officials lived in luxurious life after their retirement in Britain and were nicknamed as नवाब। आप देखिए नवाब किन्हें कहा गया, यहाँ स्पष्ट किया, जो यहाँ से कंपनी से रिटायर होके जाते थे, वहाँ नवाबों की तरह रहते थे, इतना पैसा यहाँ से ले के जाते थे, पूरे ज़िंदगी में रिटायर होने के बाद नवाब की तरह रहते थे। ऐसे लोग वहाँ रहते थे ब्रिटेन में रिटायर होने के बाद। नेक्स्ट डे